बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं सान्नाज़ प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज सदर पाकिस्तान के कौमी असम्बली और सैनेट के मुश्तरका इजलास से 4 बजे ख़िताब फरमाएंगे और ये इनका ख़िताब 8वां ख़िताब होगा। इस तरह जरदारी साहब ने ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि आज तक इस मुल्क में किसी ने आठवां दफ़ा कौमी असम्बली और सैनेट के मुश्तरका इजलास को ख़िताब नहीं किया। ये भी इनके एजाज़ में शामिल हो गया है। बाकी पाकिस्तान के सियासी हालात ऐसे हैं, अब सारी सियासत जो है ना वो मौलाना फजल रहमान के गिर्द घूम रही है। पीटीआई वालों से अभी उसकी कोई बात हुई भी नहीं, लेकिन हुक्मरानों ने दोनों हाथ सर पर रख के ये तबले बजाने शुरू कर दिए हैं कि मौलाना फजल रहमान कैसे उनके साथ जाएंगे। वो तहरीक शुरू कर रहे हैं रमज़ान के बाद, उससे पहले लिया नहीं गया। तो वो सारी बेपर की बातें हैं जो उड़ाई जा रही हैं। जब अपोजिशन इकट्ठी होती है तो हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठी होती है, उसमें हुकूमत को इतना अपना अमल दखल नहीं देना चाहिए। अगर ये इतने ही सियाने हैं, इतने ही अच्छे हैं, तो ये काम सारे अच्छे करें कि अपोजिशन को मैदान में ना आना पड़े। अभी सुबह वज़ीर इत्तलात अता ताड़ साहब फरमा रहे थे कि हुकूमत स्मूथ जा रही है, कोई परेशानी नहीं है, तो इनको अपोजिशन को इकट्ठा होने की क्या ज़रूरत है। तो मैं ताड़ साहब से पूछता हूँ, क्योंकि आपकी तो पांचों घी में है ना, इसलिए आपको तो कोई नज़र नहीं आता अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप उन लोगों को पूछें कि जिनके रात को बच्चे भूखे सोते हैं और ये महंगाई आसमान पर है, और जिस तरीके से आप बार बार लोगों को ज़दोकोब करके कह रहे हैं कि नहीं महंगाई ख़त्म हो गई। तो इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लाहौर के प्रेसिडेंट हैं मियाँ वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मियाँ साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दूसरे बारे मेहमान हैं पाकिस्तान के मुस्तनद सहाफ़ी तजिया नगार जनाब शफीक अवान साहब, मैं आपको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। तीसरी हमारी मेहमान है मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा, जो कि मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, तो मैं इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। तो मियाँ साहब आपसे शुरू करते हैं। आप ये बताएं कि ये जो सदर का ख़िताब है, इसमें एक तरफ तो सदर पाकिस्तान और मुस्लिम नून में आपस में लड़ाई जारी है, तो आज उन्होंने सारी इनकी सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है, तो आप इसको किस निगाह से देखते हैं? ना साहब, आपको याद होगा कि पिछले एक प्रोग्राम में भी बात हुई थी, तो मैंने कहा था ये लफ्ज़ी गोलाबारी है, ऐसा नहीं है कुछ भी। असल में ये कुछ चीज़ें अपनी मनवाने के लिए ये चूँकि अलाई हैं हुकूमत के एक जो है ना गवर्नमेंट, आपको पता है कि कितनी जमातों का उसमें अमल दखल है, कोई एक खाली नून लीग की गवर्नमेंट नहीं है। तो उसके अंदर अपने अपने मुतालबात मनवाने के लिए पार्टियां इस तरह के मामलात करती रहती हैं, लेकिन रहना उसी जगह पे है और इकट्ठे मिलकर ही काम करना है। हाँ जी, मैंने कहा जी कि ये सारी लफ्ज़ी गोलाबारी है, इस तरह की कोई बात नहीं है। क्योंकि आप देखें कि आज आप इजलास में देख ही लेंगे कि सारी की सारी बातें जो है ना, वो जो गवर्नमेंट इस वक्त उसकी पॉलिसीज हैं उस पर बिल्कुल सदर साहब उनके साथ हैं। और आपने देखा है कि हर चीज जो है वो एक खास सीमत में, जिस तरह मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को क्रेडिट भी देना चाहिए कि जिन हालात के अंदर इनको ये गवर्नमेंट मिली थी, उस वक्त जिस तरह की बातें हो रही थी कि हम लोग जो है ना डिफॉल्ट में जा रहे हैं, और जो यहाँ के हालात थे उसके अंदर मैं समझता हूँ कि इन्होंने मुश्किल फैसले करके पाकिस्तान को कम से कम डिफॉल्ट से निकाल के एक सही सिमत की तरफ, और आज आपकी मैशत के मामलात जो हैं उस तरह से नहीं है जैसे हुकूमत संभालने के बाद एकदम से जो बहुत कुछ लिखा जा रहा था, कहा जा रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और IMF भी हमारे साथ जो है ना वो बिल्कुल नहीं चलेगा। हालांकि मेरे ख्याल में मैं तो कभी भी इस बात के हक में नहीं रहा कि जनाब IMF से जो है ना हम उन्हीं से मदद लें, हमें अपने आप पे, और 25 करोड़ का मुल्क है। आज मियाँ साहब $1 अरब लेने के लिए IMF से जो है ना आखिरी मरहले की मुलाकात हो रही है आज। सर मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि इस वक्त ये जब आपके पास कोई और चारा ना हो
तो आप देखेंगे ये पिछली जितनी भी हुकूमतें रही हैं जो माजी करीब में, आप देख लें कि वो यही समझती हैं कि इसके अलावा हमारे पास गुजारा नहीं है, और जिन्होंने देर की बल्कि उन पर ये इल्ज़ाम आया बजाय इसके कि वो ये कहते कि ठीक है जी हम कोई मुतबादल इसका कोई अपने तरफ से, और अपना तो आपको पता ही है निज़ाम जिस तरह का है यहाँ पे, हमने अपने कई जो है ना दहाइयों से ज़राअत पे उस तरह से काम नहीं किया, इंडस्ट्री पे उस तरह से काम नहीं किया, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, हम इंपोर्ट पे ही सारा जो है ना हमारा दारोमदार है और कर्जों पे दारोमदार है। जब कर्जों पे बात होगी तो मुझे ये बताएं कि किस तरह से आप जो है ना वो IMF से या वर्ल्ड बैंक से या जिस तरह से वो निकल सकते हैं। आप कर्जों की जब तक, और उसकी खास एक सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे सियासी एलीट का, सियासी जो हमारा आत्म एतमाद है, इनका आपस में इकट्ठे ना होना और कोई कौमी पॉलिसी इस पे ना होना, ये सबसे बड़ा जुर्म मैं समझता हूँ कि तमाम जमातों का। और किसी को भी इसमें जो है ना ये कर्जे लेके, वो आज हमारी हुकूमत है, कल किसी और की थी, परसों किसी और की होगी, तो ये सारी जो है ना उस पे जो है ना वो बहुत बड़ी बगलें बजाना और उस पे जो है ना हुक्मरानों मुबारकें देना। जो भी हुक्मरान होते हैं ना मियाँ साहब, उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि हमें कर्जा मिल जाए, बाकी लोग उनके पास चारा कोई नहीं, उनके पास चारा कोई नहीं। आपका टैक्स का निजाम उस तरह से नहीं है। आप देखें ना कि यहाँ पे जो एक फौज है आपकी जो है ना कलेक्शन के लिए, लेकिन वो कलेक्शन उतनी नहीं करती जितने उनके अखराजात हैं। और अब यहाँ पे कोई वैसे भी टैक्स का हमारे जो है ना वो कल्चर उस तरह से परवान चढ़ा ही नहीं है, हम लोग को देना भी नहीं चाहते। दुनिया के अंदर जिस तरह से लोग अपनी हुकूमतों पे एतमाद करते हुए खुद से टैक्स जो है ना उसके नेट में आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैं जो बात समझता हूँ आपने की ना ये अखराजात की, अब बलूचिस्तान में ज़कात तकसीम करने के लिए जिसकी मद थी 30 करोड़ रुपया, उस पर 1 अरब 40 करोड़ रुपया लगा दिया उन्होंने तकसीम करने वालों ने, गाड़ियों में जहाँ जाना था। बात हो रही है ना, देखेंगे आज ये भी मैं समझता हूँ हुकूमत का क्रेडिट है कि उन्होंने बात तो की है ना, ये बात आज से नहीं चल रही है, तो बहुत पहले से चल रही है। और इसी तरह अदारे नए से नए बनाना जो है ना वो कभी भी कामयाबी नहीं है। असल है ये है कि जो है उनसे काम लिया जाए, वो बजाय इसके कि नया उनके ऊपर हर बार जो है ना नई से नए जो है ना अदारे और नए से नए महकमे बना दिए जाएं, जो हैं पहले वो अमल करके दिखाएं। अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमारे 1 साल में ना कोई करप्शन है ना हम पे कोई दाग वाली बात है। अब फैसलवाड़ा ने जो कराची में ज़मीन उन्हें पाने देगी वो आई है बात, कोयटा में ये आई है, मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। मजे की बात ये है कि अच्छा मजे की बात है कि ये साल एक के अंदर का मामला नहीं है। वाडा साहब से भी पूछ लें कि ये कब से चल रहा है सिलसिला और किस तरीके के साथ उन्होंने पूरा उसकी डिटेल दी है कि किस तरह से कब से ये सिलसिला हो रहा है और किन किन तरीकों से ये पैसे जो है ना, और ये आज की बात नहीं है, ये इससे पहले भी मामलात हुए हैं। और जो मलक रियाज वाला भी मामला था उसको भी आप देख लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि ये कब से सिलसिले शुरू हुए। अब 2 दफा तो मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, ये उससे पहले की बात है। सर आप उसको देख लें, ये सारे मामले मैंने खुद देखा है ना, मैंने सारे इस सिस्टम को देखा है। ये आज की बात नहीं है। उन्होंने बताया था कि कितने हजार एकड़ जमीन थी जो आज रह गई है बिल्कुल थोड़ी सी, पता नहीं 14,000 एकड़ से सिर्फ 35 एकड़ पे रह गई है, 35 एकड़ पे। और वो देखेंगे इतनी बड़ी जमीन जो है वो एक दिन में या एक महीने में या वो इसी साल में नहीं हुई, वो एक प्रोसेस में वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से ये जहाँ जहाँ पे भी ये लूटमार वाले जो इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने हमेशा जो है ना वो लूटमार की है, वो मौजूद हैं। और हर हुकूमत का जो है ना वो आज किसी भी एक हुकूमत को आप जो है ना सिंगल आउट नहीं कर सकते। आप देखिए मियां साहब आप ये बताएं, जितने भी ये चैरिटी इदारे हैं या गवर्नमेंट के इदारे हैं, ये अखबारात में टीवी में बड़े बड़े इशार आते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये रमज़ान शरीफ कर रहे हैं, ये आटा तकसीम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे ये चीज़ें बहुत कम नजर आती हैं। क्या आपकी निगाह है इस बारे में? आप भी हुकूमत के मैं बताऊं, प्राइवेट जितने भी अदारे हैं, जैसे मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंट का देखें, मैं क्योंकि कोई इस तरह का प्राइवेट जो मर्जी करें वो हाँ मेरा इस तरह का कोई उनसे नहीं रहा डायरेक्ट कोई मामला, क्योंकि हमें तो देखें, मैं जो अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, हम लोग जब जो सरवर साहब के मैं कोऑर्डिनेटर था तो वो उनका अदारा जो है सरवर फाउंडेशन, जो उनकी अपनी एक प्राइवेट है जो फाउंडेशन है, उस पे देखें उन्होंने बेशुमार जो है ना वो तकसीम हम लोग करते थे, लेकिन हम पे भी लोग इल्जाम लगाते थे, तकसीम करने वालों पे भी लोग लगाते हैं, हालांकि वो किसी से कोई जो है ना वो सरकारी उसमें कुछ भी नहीं था। हम लोग आपस में चौधरी साहब अपने दोस्तों से या बहुत से ऐसे
जो मेयर साहब मैंने प्राइवेट इदारे तो बात ही नहीं की, क्योंकि आप गवर्नमेंट के लाई हैं, हिस्सेदार हैं, पंजाब में मरकज में। मैं बात गवर्नमेंट की आपसे कर रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप, मैं तो अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो लोग इल्जाम भी लगाते हैं, जो ले रहे होते हैं वो भी इल्जाम लगाते हैं, जिनको नहीं मिलता वो भी इल्जाम लगाते हैं। ये इल्जाम की बात तो जो है ना वो यहाँ पे है, और लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इस पे साफ शफाफ ये सारे काम होने चाहिए, ये जरूरी बात है। और इस पे जो है ना वो कानून होना चाहिए। अगर किसी को सजा आज तक मिली होती तो मेरा ख्याल है ये बात ही ना हम करते, आज ये बात ना कर रहे होते, आज कुछ और बात हो रही होती। बाकी भी वफाकी वज़रा से महकमे वापस लिए गए, लेकिन आपसे बड़ा मेन महकमा वापस ले लिया गया। क्या आप उस महकमे को सही नहीं चला रहे थे? नहीं, ये इस तरह से बात नहीं है। आप देखें कि जब उस वक्त वज़रा की तादाद कम थी तो ये दो जो है ना मिनिस्ट्रियां जो है ना वो दी गई हैं, जबकि आपको पता है कि हज मिनिस्ट्री के अंदर इतनी बेहतर कारकर्दगी शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई जितनी चौधरी सालक हुसैन साहब के ज़माने की है। और आप देखें कि वो खुद जाके वहाँ पे लम्हा लम्हा उन्होंने वहाँ गुजारा है और लोगों के साथ राब्ते में रहे, और कोई जो भी वजीर होता है वो ऐसे ही करता है, कोई नई बात नहीं है ये। नहीं सर, नई बात नहीं है, पीछे बहुत सी कहानियां आपके सामने हैं, पीछे उनकी कहानियां रही हैं। वहां पे पैसे भी भरते रहे, वहां उन पे जो इल्जाम भी लगे, जेलों में भी गए। हज के वजीर जो है ना, इस मिनिस्ट्री से वजीर जो है ना, उन्होंने जेलें भी काटी हैं, ये बात ध्यान में रखिए। ये अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उसका क्रेडिट देना चाहिए। वो हमारे जो है वो इस वक्त सालक साहब ने जो कारकर्दगी है उनकी, मैं समझता हूँ कि वो पिछले अदवार से कहीं बेहतर रही है। अच्छा मेयर साहब, अब ये जो एक खबर आ रही है कि ये दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह के मज़ार पर जो लोग इत्काफ पे बैठते हैं उनसे रिश्वत वसूल करके उनको इत्काफ पे आप बैठा रहे हैं, और पुलिस पे वैसे ये बात बड़ी अजीब है कि जो जिसने इत्काफ बैठना अगर वो खुद ही रिश्वत दे रहा है और वहाँ पे बैठाने वाले भी ये काम कर रहे हैं। वैसे तो मेरे आपके अभी जो है ना वो से इल्म में आई है बात, तो इंशाल्लाह मैं चौधरी साहब से बात भी करूंगा, और साथ में हमारे जो वहाँ पे एडवाइजर जो इस वक्त वहाँ पे सारी वो जा रहे हैं हर जगह पे, कामरान उस्मानी, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि भी देखें अगर कोई इस तरह की बात है तो उसको देखें, ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे कोई इस तरह का माफिया बैठा है तो उन पे कंट्रोल किया जाए। हमारे इल्म में नहीं है, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि वजारत अभी मिली है, तो इस पे सारा जो है ना वो, बल्कि वो पिछले दिनों भी उन्होंने सेक्रेटरी साहब को बुलाया हुआ था, मैं वहाँ मौजूद था, और उनसे जितने भी दरबार हैं उनकी सारी वो ब्रीफिंग ले रहे थे, डिटेल में सारा कुछ देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं इस पे बात करके, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं, और ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई बंदा इबादत के लिए बैठे और जो है ना वो रिश्वत दे के बैठेगा, तो उसकी इत्काफ कैसा होगा। मियां साहब, जिस तरह के MS म्योस्ताल को फारग किया वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरीम नवाज शरीफ साहबा ने, ना तो कानून इसकी इजाज़त देता है और ना इखलाक इसकी इजाज़त देता है, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे ऑर्डर किया और जिससे मिसबिहेव किया, आप ज़ाती तौर पर और आपकी पार्टी का क्या राय इस पे? अच्छा नहीं, आप इसको मिसबिहेव कहते हैं, मुझे बताएं कि अगर कोई वजीर या वजीर आला अगर किसी इस तरह हॉस्पिटल में या किसी भी इदारे का दौरा करे अचानक, तो वहाँ पे बेज़ाब्तगियां हो, वहाँ पे लोग परेशान हो, लोगों को मेडिसिन ना मिल रही हो, लोगों का बुरा हाल हो, मरीज जो है ना वो एक एक बेड पे 2-2 3-3 मरीज हों और जो जमीन पे भी लेटे हों, तो क्या उस वक्त मुझे ये बताएं कि वो वजीर का क्या रद्द-ए-अमल होगा या वजीर आला का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या वो उस वक्त उन्हें शाबाश दे के आएंगे? वो उनके पास यही जो इख्तियार है वो यही करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, उनके अल्फाज मुझे याद है, वो मैंने वो अखबार में वो पढ़ा है, उन्होंने कहा कि बनता तो ये है कि आपको नौकरी से फारिग किया जाए, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ से हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये मसला ये है कि ये बात अगर इतना भी इख्तियार नहीं है जाके, नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आपको गिरफ्तार, बनता तो ये है कि आपको गिरफ्तार किया जाए। हाँ जी, बनता है ना। देखिए आप मुझे ये बताएं कि जिनकी खिदमत के लिए आप इनको लगाते हैं, अगर ये वहां पे वो काम ना हो रहा हो, तो मुझे बताएं कि आप किससे पूछा जाए, जिम्मेदार कौन है पूरे उस हॉस्पिटल में? जिम्मेदार तो MS है ना, MS से ही पूछा जाएगा। वहां पे जो भी काम हो रहे थे, जो बेज़ाब्तगियां थी, जिस तरह से मरीजों की शिकायत थी, वहां पे तो आप वो तो वजीर आला, आप अभी वहां पे माइक लेके चले जाएं, आप कैमरा लेके चले जाएं, आपके सामने वहां पे हालात आ जाएंगे, लोग किस तरह से आपके पीछे जो है ना वो आपको बताएंगे कि वहां हमारे साथ हो क्या रहा है। आप तो दरबार की बात कर रहे हैं, वहां पे तो
अब आप अंदर एंटर ही नहीं हो सकते हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, जब तक वहाँ उनको जो है ना वो नजराने और वो जो पैसे हैं, ये ऐसी आदतें पड़ गई हैं, पिछले कई दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है। यहाँ अच्छा पे मियां साहब, आप मुझे किस्मत ये है बताएं कि ये जो अमल मैं अस्पताल में किया है, अब मैंने कल इस पे कॉलम भी लिखा है, जंग में, खबरें में, नवा वक्त में, नई बात में छपा है, तो मैंने उसमें लिखा है कि मोहतरम मरीम नवाज शरीफ साहबा को अपने लगाए हुए जितने भी अफसरान हैं उन पे रिविजिट करना चाहिए, उनको दोबारा देखना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, क्योंकि जो एक ये मिसाल आपके सामने, और आपने कहा ये वो ये नहीं करते तो क्या करते, पूरे पंजाब में जितने हॉस्पिटल हैं, जितने भी सरकारी इदारे हैं, यहाँ पर रिश्वतस्तानी का बाजार गर्म है और लूट मार है, वहाँ पर मोहतरमा को खुद जाकर एक्शन लेना चाहिए, या एक ही दफ़ा इस बात को एक ऑर्डर जारी करना चाहिए कि जिस जगह देखिए, असल मसला तो ये है कि ये उन मिनिस्टर साहब के नीचे जो बातें हैं, सारा कुछ ये उनका काम है। वजीर आला ने तो अचानक, इसलिए उन्हें कुछ कायद मिली होगी, उन्हें किसी ने बताया होगा, तो उन्होंने तो देखेंगे भड़के काम किया, उसको अप्रिशिएट ही करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई अपनी देखें, उन पे तो पूरे पंजाब की जिम्मेदारी, और सिर्फ हॉस्पिटल। आपकी निगाह में ऐसी जगह कुछ और ऐसी हैं कि वहाँ के जो MS हैं, या वहाँ पे जो MD हैं, या वासा है, या टीपा है, ये सर बहुत सारे तमाम अदारों के अंदर देखें, बेहतरी की हर वक्त जरूरत होती है। ये एकदम से ये मामला नहीं होता। जिस तरह से बिगाड़ने में हमने 70 साल लगे हैं, कोई कहे कि जी कल मैं एक दिन में ठीक कर दूंगा, तो ये तो हुआ नहीं है। ये तो मैं आपको बताऊं कि हम तो बड़ी छोटे से है, वो आज का कोई वजीर आजम हो, वजीर आला हो, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो नबियों को आप देखेंगे, हजारों साल की तबलीग के बाद भी जो है ना वो मामला जो है ना वो इस तरह से नहीं है। इंसानी तारीख के अंदर ऐसे ही मियां साहब, हम दोबारा आते हैं आपके पास। तो मैं अब मोहतरमा ज़ेबानाज़ साहब जो कि स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, आप इनसे पूछते हैं। आप ये बताएं, मियां साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है, और उसमें जो मैंने बात की है कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा को जिस तरह उन्होंने एक्शन किया है म्योस्ताल पे, क्योंकि अदारा तो कोई भी सही नहीं चल रहा, हर जगह फ्रॉड, जालसाजी और लूटमार हो रही है, इनको और कितने कितने कौन कौन से महकमे भी रिविजिट करके उनको इसी तरह फारग करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया खान साहब। भाई साहब ने बहुत सारी बातें बड़ी अहमियत में की हैं, और मियां साहब बड़े पुरअमन और मुतमईन नज़र आ रहे हैं इस हुक्मरानों से। तो जाहिर है वो इसी तरह ही बात करेंगे, वो जाहिर है वो दूसरी बात नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये रह गई कि देखें, मरियम साहिबा ने जिस तरीके से एक अदारे को जाके चेक किया, इनको चाहिए रमज़ान बाज़ारों में भी जाएं, इनको चाहिए उन जगहों पे भी पार्किंग में जाए जहाँ के आपने ठेके लिए हुए हैं, उन जगह पे भी जाए जहाँ पे वारदातें हो रही हैं, वहाँ। जी सर। तो ज़ेबानाज़ साहब, आप बात कर रही थी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त तक फस्तायत का निशाना बनी हुई है, रमज़ान में भी नहीं बख्शा जा रहा। आप ये देखें, हमारे स्टेक होल्डरों को निशाने पे रखा जा रहा है, और जिस पप्पी को पकड़ा है, रमज़ान दस्तरखान पे भी जो है वो भी एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है। तमाम तरीके से वर्कर्स को, हमारे जो लीडर है उनको, और हमारे जितने भी लोग हैं उन सब को इस वक्त लाहौर में शाद बाग है, चैना चौक है, और मुख्तलिफ और एरिए हैं, वो इस वक्त पकड़ धक्कड़ के चक्कर में पड़े हुए हैं। यानी जो लोग गिरफ्तारी करते हैं उनको भी पकड़ लेते हैं, उनको भी पकड़ लेते हैं, दस्तरखान पे पकड़ लेते हैं। ठीक है। मैं ये समझती हूँ कि ये इनकी नाकामी है। 400 अरब रुपए का इस बीबी ने चूना लगा दिया लाहौर को साफ करने के चक्कर में, लेकिन आप देखें कि कूड़े के ढेर हर जगह पे पड़े हुए हैं। मुख्तलिफ बहुत थोड़े से पोश एरिए हैं जिनको इन्होंने साफ किया है, बाकी आप पूरा लाहौर देख लें इसी तरह ही है। ये अपने तराने बनवा रही हैं, ये अपनी फोटो सेशन करवा रही हैं, ये हमारे PTI के। तो आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? वो कराए ना कराए, उनको अपने पैसे लगा रहे हैं। नहीं, देखे वो हमारे जो तराने पहले बने हुए थे उनको खत्म करके उनके ऊपर अपना लेबल लगा रहे हैं। अच्छा। और इनसे खुशियार रहना चाहिए हमें। कि मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पूरे पंजाब में रमज़ान बाज़ार, मॉडल जो सस्ते बाज़ार है, उसमें भी इनकी गवर्नमेंट ने
0% काम नहीं किया। इनकी अब कोई चीनी टीम वहाँ जाके- 130 कोई रुपए टीम मिलती जाके है, चेक नहीं करती। 130 रुपए मिलती है चीनी। एहसान साहब किसने कह दिया आपको 130 रुपए मिल रही है? बाजार में जाके देखे, आप महंगाई- किलो लें 2 किलो 130 में देते हैं। 1 किलो का रिकॉर्ड सिर्फ है, 1 किलो चीनी आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा तो वो देंगे भी नहीं। ठीक, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये लोग कर क्या रहे हैं। हुक्मरान बन के भी इन्होंने आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। इस किसी वक्त भी इनको रिलीफ देना चाहिए। रमज़ान में आज 9वां रोज़ा हो गया है, तो ये इसमें बाजारों की हालात देख ले जाके, ये टीम लेके अब हम जाते हैं चौधरी मुनव्वर रंजन साहब की तरफ। मुनव्वर रंजन साहब, आप ये बताएं कि अब जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान के पीछे ये अपोजिशन पड़ी हुई है, उनको अपने इत्तेहाद में शामिल करना चाहती है, और हुकूमत ने जितने भी अपने उनके बोलने वाले हैं और बातें करने वाले, उन सबको इस पीछे लगा दिया है ताकि ये इत्तेहाद ना हो सके। तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और आपकी बड़ी कुर्बत है जनाब जरदारी साहब से, जनाब बाबुल से। आप बताएं कि वाकई ये जो अपोजिशन है ये कोई इत्तेहाद कर पाएगी या कि इस तरह ये बातें करते रहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इत्तेहाद बनते भी हैं, टूटते भी हैं। हर दौर में कोई ना कोई इत्तेहाद बना, ARD बनी, MRD बनी, और अब ये इत्तेहाद बना। तो इत्तेहाद तो बनते रहते, टूटते रहते हैं हालात और वाक़यात के मुताबिक। इस वक्त जो हालात है, इसमें तो सिर्फ ये हालात है। मैं समझता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी की खातर पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करें। जब ये बेहतर हो जाएगी, फिर जो नॉर्मल नुसरत साहब बड़ी अच्छी बात करते थे, कहते हैं कि जब घर में आग लगी हो तो सबसे पहले आग बुझाई जाती है, ना कि बंदर बाट की जाए। तो बाद में इलेक्शन तो होते रहेंगे। इस वक्त हालात जो चल रहे हैं आपके सामने, इन हालात में तो हमें सबको इसका तमाम स्टेक होल्डर जितनी भी जमातें हैं, चाहे वो इत्तेहाद में है चाहे इत्तेहाद से बाहर है, उन सबको मिलजुल कर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मौलाना साहब भी हमारे इंशाल्लाह साथ ही होंगे, हैं, और आगे चल के भी वो जो है वो चलेंगे। लेकिन ये है कि तमाम अपोजिशन जमातें इस वक्त लड़ाई के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हालात को देखते हुए इन हालात में पाकिस्तान में इकॉनमी को बेहतर कर लें और अपने जो है हालात को बेहतर कर ले, फिर बाद में देख क्या होता है। इलेक्शन आने के वक्त इलेक्शन नहीं, मुनव्वर रंजन साहब, आप मुझे ये बताएं, जैसे आपने कहा है ना मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया देख रही है कि जब भी एक मौका आता है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा हुकूमत के साथ ही होते हैं। लेकिन इस वक्त जो एक वो 4-5 दिन के लिए मुल्क से बाहर चले गए, उसके बाद जो इजलास हुआ एक अपोजिशन का, उसमें उनका नुमाइंदा भी आया, लेकिन हुक्मरानों को ये पता नहीं क्या परेशानी पड़ी हुई है कि मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ ना मिल जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मौलाना साहब इंतहाई ज़हीन और समझदार आदमी है। मेरी उनसे काफी मुलाकातें और उनके साथ रही हैं। मैंने उनको जहाँ तक पढ़ा है, वो मैंने तो यही पढ़ा है कि वो कहते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत की जो है ना, जमहूरियत को आगे लेके चले। जैसी भी है जमहूरियत होगी तो हम लोग सब हैं, क्योंकि जमहूरियत नहीं होगी तो तीसरा बंदा फिर शाह खून मारेगा। तो उस शाह खून से बचने के लिए जमहूरियत को बचाना इंतहाई जरूरी है। अच्छा, जैसे मनोहर रंजन साहब, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि बड़ी वायरल हुई जनाब जरदारी साहब की ये गुफ्तगू कि मैंने आपको वज़ीर आज़म बनाया, वरना आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। और इस बारे में अब आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी मुलाकात है उनकी, और जरदारी साहब से भी मुलाकात है। तो ये जो तफज़ात की बात आप करते हैं ना हमेशा पीपल्स पार्टी वाले, कौम को नहीं बता सकते कि आपके तफज़ात क्या हैं जो कि वो दूर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप उनको चिमटे हुए हैं? नहीं, हम उनको नहीं चिपटे हुए, हम तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम तो चिपटे कोई नहीं किसी के साथ भी। ठीक है, हमारा जो किरदार है उस किरदार के मुताबिक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि मिसाक जमहूरियत जो हमने साइन किया था उसके मुताबिक जो है उन शिक्कों पे अमल दरामद किया जाए जो बाकी शिक्के रह गई हैं। सो अब ये है कि उनके मुताबिक आगे चले
اور رہی گئی بات جو حکومت اور اپنا جو ہماری پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جو اتحاد ہوا، اور اس اتحاد میں ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں. ہم اتحاد میں ضرور ہے. اتحاد یہ ہے ہمارا کہ ہم نے ملک کو بچانا ہے، یہ ہمارا اتحاد ہے. ہم نے عوام کی غربت کو کم کرنا ہے، اس کے لیے ہمارا نہیں اتحاد منور ہے. صاحب، اس میں میں یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ ہے ہر بندے کو اس بات کا پتہ ہے. لیکن یہ پھر لڑائی جو ہوتی ہے نا، یہ تو خاص کسی مسئلے، اب جیسے کہ یہ ہے کہ جب یہ اتحاد ہوا ہے، آپ کا حکومت بنی ہے، تو اس میں یہ شامل تھا کہ 2.5 سال حکومت بلاول کرے گا، 2.5 سال شہباز شریف کرے گا. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے. میرے نزدیک اگر میری ذاتی رائے جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ 2.5 سال کی باری کا کوئی ایسا فکرہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. ہاں، البتہ یہ ہے کہ ہم ان کی حکومت کا سہارا ضرور ہے. ہم اگر پیچھے ہٹتے تو ان کی حکومت نہیں بچتی، اس میں تو کچھ شک ہی نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم ایسی بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے جس میں حکومت کو خطرہ ہو. ہم دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ بھی مل جل کر آگے کی طرف جا سکتے ہیں. اور یہی محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواہش تھی کہ جی ہم لوگ سیاسی لوگوں کو موقع دیا جائے. یہ نہ ہو کہ ہر 2 سال بعد کسی کو نکال دے، 3 سال بعد کسی کو نکال دے. اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ 10 سال تک 11 سال تک کا جو ڈکٹیٹر کو سپورٹ کرے، ہم نے وہ دروازہ بند کیا. اچھا منور صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اب ہم نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ جب صدر پاکستان لاہور میں یا پنجاب میں آتے تھے تو وزیر اعلیٰ پنجاب ان کا استقبال کرتی تھی یا انہیں میل ملاقات کرتی تھی. اب صدر صاحب جب بھی آئے ہیں، یہ مریم نواز شریف بالکل ان کو ویلکم کیا، نہ ان سے ملی ہے. یہ کوئی اختلاف ہے یا کوئی اصولی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ صدر جب بھی آئے وزیر اعلیٰ نے ویلکم نہیں کرنا؟ نہیں، یہ کوئی بات نہیں. دیکھیں جی، اتنی بڑا پروونس ہے، ملک کی صدر ہے، ان کو ان کے استقبال کرنے سے کوئی فرق، ان کے آنے یا آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ موجود ہیں، ان کا گورنر موجود ہے جو ان کے استقبال کرتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. تو پروٹوکولز جو ہیں وہ اس کو فالو کیا جاتا ہے. اگر وہ کسی پروٹوکول کو فالو نہیں کر رہی تو دنیا بھی دیکھ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی اچھا میسج نہیں جاتا. ہاں، البتہ کوئی ان کی اپنی کوئی مصروفیت ہوگی، اس دن جس دن وہ آ رہے ہوں گے وہ کہیں اور مصروف ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنا صدر پاکستان جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کا صدر نہیں ہوتا. وہ جب صدر بن جاتا ہے وہ تمام لوگوں کا وہ صدر ہوتا ہے. تو سب کو ان کے لیول اور ان کے پروٹوکولز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے اور پروٹوکولز کو فالو کرنا چاہیے. نہیں، اب مجھے یہ بتائیں، اب یہ پروٹوکول میں یہ شامل نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ جا کے ان کو ویلکم کرے یا گورنر ان کو ویلکم کرے؟ دیکھیں جی، پروٹوکولز میں یہ چیزیں آتی ہیں، کیوں نہیں آتی کہ وزیر اعلیٰ کرے استقبال اور اپنا صدر کا بھی کرے استقبال، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی بتایا نا کہ ہر چیز کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کوئی وجوہات ہوتی ہیں، میں بھی کوئی وجوہات ہوں جس کی وجوہات وہ زیادہ مصروفیات ہوں، تو یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اپنا. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ واقعی یہ جو ہے پروٹوکول کے خلاف ہے کہ صدر پاکستان لاہور آئے اور پھر وزیر اعلیٰ موجود نہ ہو. اچھا، مجھے یہ بتایا کہ اب کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ نعرہ ہے کہ صاف ستھرا پنجاب، اور اس کے لیے انہوں نے اربوں روپے فنڈ بھی جاری کیے ہیں اور گاڑیاں بھی خریدی ہیں. لیکن ہم تو لاہور کو دیکھ رہے ہیں، یہ صاف نہیں ہو رہا، تو پورا پنجاب کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اعلان کیا، پھر انہوں نے فنڈ بھی جاری کیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب پوری طرح ابھی تک وہ جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا اس پہ عمل نہیں ہوا، اور عمل ہونا چاہیے. اور اگر اس میں وہ اپنا کام کریں تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ صفائی میں جو ہے خدائی ہے، تو صفائی تو انتہائی ضروری ہے. اچھا منور صاحب، یہ آپ کے گورنر پنجاب جو ہیں، انہوں نے گزشتہ دنوں یہ بیان دیا کہ پاکستان میں جتنے بھی اس وقت حکومت میں لوگ شامل ہیں، یہ سب 47 فارم کی پیداوار ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ واقع ایسا ہے یا کہ یہ انہوں نے صرف ایک خبر کی حد تک بات تھی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو فارم 47 ہے نا، ابھی تک تو آپ کی جو طریقے انصاف کے لوگ ہیں وہ کوٹوں میں
सारे के सारे नहीं गए। अगर फॉर्म 47 में कोई ऐसी बात होती तो सारे के सारे कोर्ट्स में होते और कोर्ट से फैसला लेते। ठीक। कोर्ट तरीके साहब को सपोर्ट कर रही थी, तो कोई मुझे नहीं समझ आती कि फैसले क्यों नहीं हुए, फैसले होने चाहिए थे। इतनी मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि जो इमरान खान के लवर्स हैं, लवर ऑफ इमरान खान, वो 10,000 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकी किसी भी जगह पे। आज 10,000 बंदा इकट्ठा कर ले तो अवाम जो लवर्स है वो उनके साथ नहीं है, साथ होते तो मैदान में होते, तो मैदान में तो नहीं है वो। नहीं मनोहर साहब, मुझे ये बताएं, ये जो पंजाब में खौफ हरास, हर घर में पुलिस घुस जाती है, चादर और चारद्वारी का ख्याल नहीं करती। अभी जिस तरह ज़ेबा सभा कर रही थी कि हमें रमज़ान पे रोज़े खोलने के लिए इजाज़त नहीं है कि हम लोगों को इकट्ठा कर सके, तो ये कैसी आप बात कर रहे हैं? लोग तो इकट्ठा होना चाहते हैं, लेकिन इतना जुल्म, इतना जबर और उफ्तानी तो होती है कि वो लोगों को इकट्ठा नहीं होने देते। और सर इससे बातें ही हैं, ये बातें करना बड़ा आसान होता है, अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। सियासी जमातों में जो है वो अमल किया जाता है, पर आप तो सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं, आपने तो देखा है भुट्टो साहब की तारीख को, किस तरह से लोगों ने कोड़े खाए, किस तरह से लोगों ने फांसियां ली, किस तरह से लोग में जेलों में गए। क्या उस तरह से इमरान खान के साथ कोई लोग खड़े हैं? क्या इमरान खान के साथ उतने लोग जेलों में हैं? क्या उतने लोगों ने कोड़े खाए हैं? क्या उतने लोगों ने क्या फांसियों पे चढ़े हैं? सर ये बात नहीं है, जो तरीके होती है इस तरह नहीं चलती, तरीके इस तरह नहीं चलती। नहीं मनोहर रंजन साहब, मुझे आप ये बताएं कि माशाल्लाह आप बहुत ही पुराने सियासी लीडर हैं, वर्कर हैं, आपने बड़े बड़े ओहदे अपने पे काम किया है। जो इस वक्त हुक्मरान कर रहे हैं अपोजिशन के साथ, क्या ये पहले कभी भी ज़िया-उल-हक दौर में या मुशर्रफ दौर में या किसी और दौर में ऐसा हुआ है कि आप अगर किसी पार्टी में शामिल हैं तो आपके घर में दाखिल होकर आपकी ख़वातीन को ज़दोकोब किया जाए, आपका सारा सामान तोड़ दिया जाए और आपके पूरे घर को पकड़ कर ले जाए? कभी ऐसे हुआ है? मुझे तो एक हालात का जो है मैं नहीं समझता कि मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि हम ज़िया-उल-हक के दौर में इसी तरह होता रहा है, इससे ज्यादा कुछ होता रहा है। मनोहर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आपने हमें वक्त दिया, हम आपके बहुत मशकूर हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी मुलाकात होती रहेगी, बातचीत होगी। शुक्रिया, थैंक यू जी। ज़ेबा साहब, अभी जो मनोहर रंजन साहब ने गुफ्तगू की है, उसने कहा है कि ये जो जुल्म जबर ये कोई नया नहीं है, जी जी, ये ज़िया-उल-हक दौर में भी होता रहा है और तरीके इंसाफ के दौर में भी हम देखते रहे। हर कोई लीडर ऐसा मुस्लिम लीग का नहीं जिसको आप ना पकड़ा हो। एहसान साहब, आपने कहा था प्रोग्राम से पहले कि मुनव्वर अंजम साहब आ रहे हैं, तो आपने क्रॉस टॉक नहीं कर दी। बिल्कुल अच्छी मैंने बात, इसलिए उनके बात का जवाब नहीं दिया। बहुत अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात ये है कि देखें एहसान साहब, हर बंदे को अपनी पार्टी को प्रेजेंट करने का हक है, हर बंदा अपने तरीके से अपनी पार्टी को प्रेजेंट करता है। ठीक है। मुनव्वर अंजम साहब ने जो बात कही, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं करती हूँ। ये तो फिर अगर ये पार्टी में नहीं है तो फिर इस्तीफे दे दें, फिर छोड़ दें। जब आप कहते हैं कि हम पार्टी में भी हुकूमत में नहीं, पार्टी में है, हुकूमत में नहीं है, हमारा नून लीग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम नून लीग का हिस्सा, वो अलग पार्टी है, कमाल करती हैं आप। पीपल्स पार्टी के साथ हैं वो, लेकिन वो जब कहते हैं हम हुक्मरानों के साथ नहीं है, तो फिर कहाँ उनको सहारा दे के वो अभी बता भी रहे थे मुनव्वर रंजन साहब ने कई दफा मेरे प्रोग्राम में ये पहले कहा है कि हम हुकूमत में नहीं। आप बार बार क्यों ऐसे रट्टा लगाती हैं? वो बार बार हर बात गलत करते हैं और मीठा मीठा हफ हफ और कौड़ा कौड़ा थू थू कर जाते हैं। वो हुक्मरान है और हुकूमत को फुल एंजॉय कर रहे हैं और वो सारा मुरादे भी ले रहे हैं और मान भी नहीं रहे। तो हमें इस बात से गरज नहीं है, हमें तो अपना पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान चाहिए, जिसका मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए, जिसके लिए आसानियां होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। हमने इन हुक्मरानों से जो 47 की हुक्मरानी बना के बैठे हुए हैं, हमने सिर्फ ये कहा था कि आप
उस तरीके से पाकिस्तान को लेके चले जिस तरीके से पाकिस्तान पहले चल रहा था। गोली की सरकार बन के इन्होंने हुकूमत चलानी शुरू की और इस तरह दहशतगर्दी फैला दी कि कोई बंदा भी आवाज उठाने के काबिल ना रहे। और इस तरीके से कब तक चलेगा? आखिर लोगों अच्छा नहीं, अब ये रमजान के बाद जो आप तहरीक चला रहे जी। हैं, इसका क्या फायदा होगा? मौलाना फजल रहमान तो आपके साथ नहीं आ रहे हैं। देखिए वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसका फैसला अभी वो आएंगे तो बैठेंगे तो होगा। ये आज आ गए हैं वो पाकिस्तान तो में। अभी क्योंकि मुलाकात आज होगी उनसे तो पता चलेगा कि वो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। लेकिन वो हमारे साथ हों तब भी हम ये मुजाहरा करेंगे जो हमारा ईद के बाद का है। जो नहीं भी साथ होंगे तब भी हमारे साथ बहुत आवाम है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ मौलाना साहब हों तो अच्छी बात है कि हम इकट्ठे बैठ के तो इसको आवाज़ उठाए इसके ऊपर। तो लिहाजा हम पूरा अमन तरीके से अपना वॉइस रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना कभी एक गमला तक नहीं तोड़ा और ना ही हमने हमारे सिर्फ मुतालबात ये हैं इमरान खान साहब को रिहा करें। हमारे जो सियासी कैदी हैं 2-2 साल हो गए हैं उनको रिहा किया जाए। जो कानूनों के बीच में तरमीमें करवाई जा रही हैं उनको ख़त्म किया जाए। पिका एक्ट को ख़त्म किया जाए। ये जो कानून पास करते हैं ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनको ज़रूरत क्या थी? आते सार इन्होंने सारे पहले अपने केस माफ़ करवाए, पहले अपनी क्लियरेंस की और फिर आके अवाम के ऊपर दावा बोल दिया। ये कब तक चलेगा? इस तरह नहीं हो सकता। महंगाई का जिन देखे मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहबा ये कह रही थी कि मौलाना फजल रहमान हमारे साथ आते हैं, नहीं आते। हम अपनी तहरीक इंशाल्लाह रमज़ान के बाद शुरू करेंगे। जबकि मुनव्वर अंजम साहब जो कि पीपल पार्टी की तर्जुमानी कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये तो बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते, ये 10,000 बंदा इकट्ठे नहीं कर सकते, ये क्या इनकलाब लाएंगे और क्या ये तहरीक शुरू करेंगे। और अपने मियाँ भाई साहब ने कहा कि मरीम नवाज साहबा जो काम कर रही हैं बहुत अच्छे कर रही हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके इत्तेहादी हैं और हमेशा हम उनका साथ देते रहेंगे। आज मेरे सवालात और मेरे पैनल के जवाबात उसका फैसला करना आपने।